आपकी डिग्री का हाल तो इस तरह है कि आपको अनफॉर्चुनेटली कोई और डोमेन आपको एडमिशन ही नहीं देता। आपको ना तो एमफिल हेमेटोलॉजी में एडमिशन मिलती है, ना ही आपको एमफिल हिस्टोपैथोलॉजी में एडमिशन मिलती है, ना ही आपको एमफिल केमिकल पैथोलॉजी में एडमिशन मिलती है। इन फील्ड्स में एमफिल और पीएचडी क्यों करते हैं फिर? जब ये फील्ड्स आपसे बिलोंग ही नहीं करते तो आप इन फील्ड्स में एमफिल और पीएचडी क्यों करते हैं फिर? इसका जवाब चाहिए। एक चीज अगर मुझसे बिलोंग नहीं करती, मैं उसमें फर्दर एजुकेशन क्यों हासिल करूं? फायदा हासिल हो रहा है हमसे, वहां पर आप हमारा इस्तेमाल करते हो। अभी ये लोग हमारी सीट्स लेंगे, अभी ये लोग कॉम्पिटेंट है, ये इनके साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते, वहां पर उनका डोमेन ही निकाल दो। ऐसा नहीं चलेगा, एहतिसाब होगा, जरूर होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं रिसेंटली एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट कोहार्ट में सर्व कर रहा हूँ। मेरी दो लैब्स हैं, एक का नाम है हैदरी डायग्नोस्टिक लैब और दूसरी का नाम है उस्मानिया पैथोलॉजी लैब। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो टॉपिक है हमारे मुअज़्ज़ज़ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल से रिलेट। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल हमारे पास बना था 2022 में और इसके बनने का जो मेन मकसद था वो जितने भी मेडिसिन से रिलेट डिग्रीज़ हैं जो मेडिसिन की हेल्प करते हैं उस काउंसिल के साथ प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो, लाइसेंस दिया जाए। इस रजिस्ट्रेशन पर फिर ये जो प्रोफेशनल है ये मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी काम कर सकेंगे। प्रीवियसली होता ये था कि हमारे माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तानी लोग जिस काम में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, तो ये लोग कहीं से भी सर्टिफिकेट्स बनाकर लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन कराकर और उन लाइसेंसिंग और डिप्लोमास और सर्टिफिकेट्स पर बाहर की ममालिक में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, सऊदी अरेबिया में जॉब्स किए जाते थे। फिर जब उन लोगों को होश आया, गल्फ़ कंट्रीज़ को और सऊदी अरेबिया वगैरह को, उन्होंने वेरिफिकेशन स्टार्ट कर ली। वेरिफिकेशंस करने पर उनको पता चला कि ये जो बंदा डिप्लोमा लाया है ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव ही नहीं है। तो फिर उन्होंने पाकिस्तानियों को जॉब्स देना बंद कर दिया। 2022 में हमारी नेशनल असेंबली से ये कानून पास किया गया कि जितने भी हमारे पैरामेडिक्स हैं, चाहे वो डिग्री होल्डर्स हो या फिर टेक्नीशियंस हो, डिप्लोमा होल्डर्स हो या फिर 1 ईयर सर्टिफिकेट होल्डर भी हो, तो उनको रजिस्टर किया जाए और लाइसेंस इशू की जाए ताकि अपने मुल्क के अंदर और बाहर के मुल्क के अंदर ये लोग काम कर सकें, इज्जत से काम कर सकें। 2-3 साल तो ये काउंसिल बहुत ही अच्छी चली। 2025 नवंबर आया, 19 नवंबर 2025 को एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में हमारे ऑनरेबल कुछ टेक्नीशियंस और टेक्नोलॉजिस्ट्स जो इस इदारे पर अनफॉर्चुनेटली काबिज हो चुके हैं, उन्होंने एक मीटिंग की। उस मीटिंग में उन साहिबान ने यह फैसला किया कि 3 प्रोफेशंस ऐसे हैं जो सिरे से एलाइड हेल्थ प्रोफेशंस ही नहीं है। इन्होंने खुद ही एक ख्वाब देखा कि ये जो 3 डिग्रीज है, डिग्री होल्डर्स है, ये लोग एलाइड हेल्थ से रिलेट नहीं करते। रीज़न इन्होंने क्या दिया? रीज़न इन्होंने ये दिया कि ये जो डिग्रीज है ये मेडिकल में बहुत कम यूज़ होते हैं और बाकी इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल फूड सेक्टर में, फार्मा सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर में और रिसर्च में इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इन डिग्रीज़ का, इन डिग्री होल्डर्स का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो अदर देन मेडिसिन होता है। अब हम आते हैं इस बात को सोचने पर बैठ जाते हैं, पढ़े लिखे लोगों की तरह सोच विचार करते हैं कि आया ये जो 3 डिग्रीज है ये वाकई एलाइड हेल्थ प्रोफेशंस नहीं है। हम जब सर्च करते हैं, हम जाते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो अमेरिका का सबसे बड़ा सेहत का इदारा है, उससे जब हम पूछते हैं तो वो कहता है कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी एलाइड हेल्थ है, बायोकेमिस्ट भी एलाइड हेल्थ है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी एलाइड हेल्थ है। फिर भी मुझे चैन नहीं आया, मैंने दोबारा गूगल किया। ये गूगल का वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ? गूगल का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हर एक बंदे के पास मोबाइल में गूगल अवेलेबल है, AI अवेलेबल है, हर एक बंदे तक रसाई जो है वो मुमकिन है। समटाइम इस तरह होता है कि जो रेफरेंस बंदा देता है उस रेफरेंस तक रसाई जो है वो मुश्किल होती है। अगर मैं आपको स्पेसिफिक किसी किताब का हवाला दूँ या स्पेसिफिक किसी जर्नल का हवाला दूँ तो समटाइम वहाँ पर पेटेंट्स लगी होती है, वो आपसे पे मांगती है, फिर उसके बाद आपको रसाई देती है, तो वहाँ से आपको नॉलेज उतना नहीं मिलता जितना आपको AI और गूगल से मिलता है। आप खुद बैठे, मैं जितने भी हमारे AHPC की प्रोफेशनल्स हैं जो वहाँ पर बैठे हैं और फैसले ले रहे हैं और यकतरफा फैसले ले रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने मोबाइल में ChatGPT ऑन करें, जेमिनी ऑन करें या दूसरी कोई AI की ऐप ऑन करें और उसको सिर्फ दे दे कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स है या नहीं है। वो आपको आंसर देगा और बड़ी तफसील से बताएगा कि ये एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स है और इस जगह पर ये लोग मेडिसिन की हेल्प करते हैं। आप CDC की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर वो तो है ही माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल जो है वो तो जो इदारा है वो तो है ही पेंडेमिक्स के लिए, वो है ही इंडेमिक्स के लिए, वो है ही कंटेजियस डिजीज़ के लिए। आप उनसे पूछे, वो आपको बताएगा कि भाई माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है ये एलाइड हेल्थ प्रोफेशन है। बायोकेमिस्ट का पूछे, आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट का NCBI से पूछे तो वो आपको बोलेगा कि ये एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। एक बात मैं शुरुआत में करना भूल गया था कि भाई ये एलाइड जो है ये क्या भला है। आप जब टाइप करेंगे कि व्हाट इज़ एलाइड तो आपको एलाइड की मीनिंग ये देखने को मिलेगी
हर एक वो प्रोफेशन, हर एक वो डिग्री होल्डर जो मेडिसिन्स की हेल्प करता है, इसको बोलते हैं एलाइड। अब आप लोग ये बताएं कि माइक्रोबायोलॉजी लैब को आप मेडिकल लेबोरेटरी से निकाल सकते हैं? अगर आप में हिम्मत है कि माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन को मेडिकल लैब से निकालो, तब मैं आपके साथ हूं कि माइक्रोबायोलॉजी इज नॉट एन एलाइड हेल्थ प्रोफेशन। दूसरी तरफ आते हैं, अगर आप बायोकेमिस्ट्री सेक्शन को मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से निकाल सकते हैं, आप में है इतने गट्स, तो कल ही अनाउंस कर दे कि बायोकेमिस्ट्री को आज के बाद हम लोग मेडिकल लेबोरेटरी से निकाल रहे हैं, तब मैं आपको मानूंगा। माइक्रोबायोलॉजी को कल से हम लोग मेडिकल लेबोरेटरी के डोमेन से निकाल रहे हैं, तब मैं आपको मानूंगा। आते हैं बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। आप पीसीआर टेस्टिंग को मेडिकल लेबोरेटरी से निकाल सकते हैं? अब नहीं निकाल सकते, क्योंकि पीसीआर टेस्ट इज अ वाइटल टेस्ट इन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी लैब्स। अब नहीं निकाल सकते। जैसे मैं कह रहा हूं वो समझ रहा है। वो बंदा पेशावर में बैठा है और आजकल इंस्पेक्शंस कर रहा है। आपको मजे की बात बताऊं, उस बंदे ने एमफिल भी माइक्रोबायोलॉजी में किया हुआ है और पीएचडी भी माइक्रोबायोलॉजी में की हुई है। लेकिन चूंकि आजकल वो बहुत बड़े इदारे का सरबराह है पेशावर में, प्राइवेट इदारे का, तो वो जो है इस चीज़ में वो कहते हैं ना कि वफादारी साबित करनी है उस बंदे को। एक दो नाम और भी है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मैं कोई बड़ा इशू नहीं बनाना चाहता। मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ नाम और भी है जो एक्सपोज करूंगा मैं वक्त आने पर। एक बार हमारा ये इशू सॉल्व हो जाए, जो इशू अभी एएचपीसी में बना हुआ है, ये इशू सॉल्व हो जाए, फिर उसके बाद कुछ लोगों के नाम ज़रूर मैं जाहिर करूंगा कि ये लोग किस किस हद तक गए थे 3 सब्जेक्ट्स का एएचपीसी से निकालने में, इनका कितना हाथ था, वो मैं एक्सपोज करूंगा वक्त आने पर। तो जब भी आप जाएंगे, गूगल करेंगे और वहाँ से पूछेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी इज़ एलाइड हेल्थ प्रोफेशन, वो आपको बता देगा। जैसे ये मैंने पिक्चर्स लगाई है, ये आपको बता देगा कि भाई माइक्रोबायोलॉजी इज़ कोर एलाइड हेल्थ प्रोफेशन। बायोकेमिस्ट्री का पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि बायोकेमिस्ट्री इज़ कोर एलाइड हेल्थ प्रोफेशन। बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पूछे तो वो भी आपको बताएगा कि बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और कोर एलाइड हेल्थ प्रोफेशन। मैं ये बात अपने मुल्क के हेल्थ मिनिस्टर, जो वफाकी हेल्थ मिनिस्टर है, उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप इस इदारे के जिन लोगों ने 19 नवंबर को वो मीटिंग की थी, आप उनसे पूछे कि आपको ये इख्तियार किसने दिया था कि हज़ारों लोगों के फ्यूचर के साथ आप खेले, और फिर कुछ दिन बाद, 4, 5, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आप दोबारा इस चीज़ को विदहोल्ड कर दें। आपको इन दोनों नोटिफिकेशंस का इख्तियार किसने दिया था? क्या आपने असेंबली में इस पर बहस की थी? क्या आपने माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पैनल को बुलाया था? क्या आपने बायोकेमिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था? क्या आपने बायोटेक्नोलॉजी के ऑफिशियल्स को बुलाया था? उस मीटिंग में इन लोगों को शामिल किया था? अगर पहले ये लोग एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल थे, तो आपको ये इख्तियार किसने दिया था कि आप इन 3 मुअज़्ज़ज़ पेशों को, हज़ारों लोग जिन डिग्रीज के साथ, जिस प्रोफेशंस के साथ वाबस्ता है, उन लोगों की फ्यूचर के साथ खेलने का हक आपको किसने दिया था? इन लोगों से कौन पूछेगा? हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको बता सकते हैं कि भाई ये काम जो आपने किया ये ठीक नहीं किया। आप हज़ारों लोगों की फ्यूचर के साथ खेल गए हो। उनमें आपने एक किस्म की एम्बिग्विटी पैदा की है कि भाई आया हम लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल है भी या नहीं है। आया हम लोगों ने जो अभी ये डिग्री स्टार्ट की है, 3रा, 4था, 5वां सेमेस्टर है हमारा, हम इसको कंटिन्यू रखें या छोड़ दें? आपने हज़ारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर सवाल या निशान खड़ा किया। मैं स्टार्ट में बताने लगा था कि इन लोगों ने जो एएचपीसी वालों ने जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशन से ख़त्म किया है, उसका इन लोगों ने कुछ रीज़न दिए थे कि ये लोग फूड में भी काम कर सकते हैं, ये लोग एग्रीकल्चर में भी काम करते हैं, ये लोग इंडस्ट्रीज़ में भी काम करते हैं, फार्मा में भी काम करते हैं, प्लस पॉइंट के साथ किसी और सेक्टर में भी काम कर रहा है, तो आपको इससे क्या मसला है? अगर एक बंदा अपने बीएस का फाइनल सेमेस्टर का प्रोजेक्ट मेडिकल सेक्शन में, मेडिकल डिपार्टमेंट में, क्लिनिकल साइड पे सबमिट करता है, उसका रिसर्च मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में है, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में है, तो वो मेडिकल के लिए एलिजिबल क्यों नहीं है? मुझे सिर्फ इस बात को समझा दे आप, मुझे सिर्फ ये समझा दे आप। या एमफिल का रिसर्च या फिर पीएचडी का रिसर्च क्लिनिकल साइड पे है, या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी साइड पर है, क्लिनिकल साइड पर है, तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो एलाइड हेल्थ प्रोफेशन नहीं है? मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं कि मैंने बीएस में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ रखी थी, मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी भी पढ़ रखी थी, मेडिकल वायरोलॉजी भी पढ़ रखी थी, मेडिकल पैरासाइटोलॉजी भी पढ़ रखी थी, मैंने माइकोलॉजी भी पढ़ रखी थी। इवन के हमें तो सम अलगल डिजीजेस भी पढ़ाई गई है जो मोस्टली इन्फेक्शंस होती है, जो हमारे पास पॉइजनिंग कॉज करती है टॉक्सिन्स की वजह से। हमें इम्यूनोलॉजी पढ़ाई गई है, हमें जो है इम्यूनोथेरेपी पढ़ाई गई है, ह्यूमन इम्यूनोलॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ डिजीज पढ़ चुके हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन डिजीज पढ़ चुके हैं हम लोग। अब किस तरह बोल सकते हैं कि भाई माइक्रोबायोलॉजी जो है ये एलाइड हेल्थ प्रोफेशन नहीं है? मेरा छोटा भाई जो है वो अभी 8th सेमेस्टर में है, एमएलटी कर रहा है, बीएस एमएलटी। उसकी जब आप 42 या जितने 44 जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर आप उठाए और उठाकर देख ले एमएलटी के, तो 22 से लेकर 28 तक सब्जेक्ट्स है। 42 सब्जेक्ट्स में से 22 से लेकर 28 तक सब्जेक्ट्स है जो माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आप आपके एमएलटी से ये 28 सब्जेक्ट्स निकाल दे तो पीछे आपके पास क्या रहेगा? आपका सब्जेक्ट पर किस चीज़ पर खड़ा होगा? आप बुनियादों को निकाल रहे हैं कि भाई ये बुनियादें हमसे बिलोंग ही नहीं कर रही।
थोड़ी सी कॉमन सेंस आप में नहीं है। आप मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी को निकाल सकते हैं अपने करिकुलम से, आप मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी को निकाल सकते हैं अपने करिकुलम से, आप मेडिकल पैरासाइटोलॉजी को निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को निकाल सकते हैं, बायोसेफ्टी को निकाल सकते हैं। जो बायोसेफ्टी लेवल्स आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं, बायोसेफ्टी लेवल 1, बायोसेफ्टी लेवल 2, बायोसेफ्टी लेवल 3, लेवल 4, इसमें आप लोगों को क्या पढ़ाया जाता है? माइक्रोब्स पढ़ाए जाते हैं कि इस लेवल में ये माइक्रोब्स हम लोग डील कर सकते हैं। फिर अगली लैब में बायोसेफ्टी लेवल 2 में हम लोग ये माइक्रोब्स डील करेंगे, अगली में हम लोग फिर ये डील करेंगे, फिर लास्ट में जो है जो सबसे ज्यादा कंटीजियस होते हैं वो हम डील करेंगे। जैसे अभी हमारे पास एक आ रहा है निपा वायरस, थोड़ा सा इंतजार करो, आप लोगों को लग पता जाएगा कि माइक्रोबायोलॉजी क्या चीज है। कोरोना की तरफ पता चल जाएगा आप लोगों को, कोरोना में पता चल गया ना कि माइक्रोबायोलॉजी किस बला का नाम है। अभी निपा वायरस जब आएगा, और आने वाला है, इंडिया तक आ चुका है, जब पाकिस्तान में आएगा तब आपको इंशाल्लाह लग पता चलेगा कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट का क्या किरदार होता है निपा वायरस की प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने आपको टाइम टू टाइम अपडेट रखा कि अभी ये वाली वेरिएशन आई है, अभी ये वाली जेनेटिक वेरिएशन हुई है, अभी ये वाली जेनेटिक वेरिएशन हुई है। ये कौन कर रहे थे बिहाइंड द सीन्स? माइक्रोबायोलॉजिस्ट कर रहे थे। आपके मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को तो सब कुछ बना बनाया मिल जाता है और आप बस निकाल लेते हैं, पोर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, पोर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, पोर कर लेते हैं, रिजल्ट आ जाता है आपके सामने। आप कहते हो कि बस सारा काम मैंने कर लिया। आपकी डिग्री का हाल तो इस तरह है कि आपको अनफॉर्चुनेटली कोई और डोमेन आपको एडमिशन ही नहीं देता। आपको ना तो एमफिल हेमेटोलॉजी में एडमिशन मिलती है, ना ही आपको एमफिल हिस्टोपैथोलॉजी में एडमिशन मिलती है, ना ही आपको एमफिल केमिकल पैथोलॉजी में एडमिशन मिलती है। यहाँ पर भी हम लोग दिल बड़ा करते हैं, आपको एडमिशन दे देते हैं। एमफिल माइक्रोबायोलॉजी में भी एडमिशन मिलती है आपको, एमफिल बायोकेमिस्ट्री में भी एडमिशन मिलती है आपको, एमफिल बायोटेक्नोलॉजी में भी एडमिशन मिलती है आपको। जिन फील्ड्स को आप कह रहे हैं कि ये फील्ड्स एलाइड हेल्थ प्रोफेशंस नहीं है, ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से बिलोंग नहीं करते, आप उन्हीं फील्ड में एमफिल और पीएचडी क्यों करते हैं? फिर अगर आप कहते हैं कि ये तीनों हमारे साथ बिलोंग ही नहीं करते, तो आप एमफिल और पीएचडी क्यों करते हैं? आप जब ये फील्ड्स आपसे बिलोंग ही नहीं करते, तो आप इन फील्ड्स में एमफिल और पीएचडी क्यों करते हैं? फिर इसका जवाब चाहिए मुझे। एक चीज अगर मुझसे बिलोंग नहीं करती, मैं उसमें फर्दर एजुकेशन क्यों हासिल करूं? आपके फायदे के लिए हासिल कर रहे हो ना। जहां पर आपको फायदा हासिल हो रहा है हमसे, वहां पर आप हमारा इस्तेमाल करते हो। जहां पर आपको लग रहा है कि अभी ये लोग हमारी सीट्स लेंगे, अभी ये लोग कॉम्पिटेंट है, ये इनके साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते, वहां पर उनका डोमेन ही निकाल दो। ऐसा नहीं चलेगा, एहतसाब होगा, जरूर होगा। पूरे पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ एक पीएचडी प्रोड्यूस किया है एमएलएस ने, मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज ने, यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर से अभी रिसेंटली फारिग हुआ है। पूरे पाकिस्तान में ये एक एमएलएस पीएचडी है आपका अभी तक सो फॉर। और पता है उसकी जो रिसर्च है, उसका जो रिसर्च प्रोजेक्ट था वो किस पर था? पेपिलोमा वायरस पर था। यहां पर भी माइक्रोबायोलॉजी आपके काम आई। आपके पास अपना तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, आप किस सब्जेक्ट में पीएचडी करोगे? हेमेटोलॉजी वाले आपको एडमिशन नहीं देते, हिस्टोपैथोलॉजी वाले आपको एडमिशन नहीं देते, केमिकल पैथोलॉजी में आपको एडमिशन नहीं मिलती, बाकी बच गए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और वो आपसे बिलोंग ही नहीं करते। आप खुद सोचे, आप ठीक कर रहे हैं या आपने जो किया था वो गलत था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्पेशली हेल्थ मिनिस्टर साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इस इशू को जितना जल्दी हो सके सॉल्व किया जाए, ताकि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो दिल से ये डिग्री कंप्लीट करें और इस कंट्री को सर्व करें। अगली वीडियो बनाऊंगा निपा वायरस पर, जो बहुत जल्दी पेंडेमिक बनने वाला है, तो उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो पूरी देखा करें। आप लोग जब वीडियोस को पूरा देखते हैं तो मुझे रिस्पांस मिलता है कि आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं, फिर मैं और ज़्यादा दिल से वीडियो बनाता हूं और ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। मेरी अगर कोई बात किसी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट भाई को बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ। ग्रजेस कोई भी नहीं है हमारे दिल में, बस एक बात थी वो समझाना था। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, यार जिंदा, सोहबत बाकी। वस्सलाम।